Hello everybody. I welcome you all to this wonderful platform of फाउंडेशन एग्री क्लासेस। फाउंडेशन एग्री क्लासेस की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज से हम प्लांट ब्रीडिंग की एक बेहतरीन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ये लेक्चर थोड़ा सा फैक्चुअल होगा, बट फिर भी हमने कोशिश करा है कि जितना सिंपल से सिंपल किया जा सके किया गया है। हर एक हिस्टोरिकल फैक्ट को हायरार्की के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। यह एक कॉन्सेप्टुअल लेक्चर होने वाला है। ऑल्दो हिस्ट्री के पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, फिर भी उसमें जितना हो सके हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सब कुछ सिक्वेंशियली अरेंज किया गया है ऑलरेडी, ताकि आपको इजीली याद रख सके इन चीज़ों को। तो हम स्टार्ट करते हैं 1717 से। ऑल्दो इससे पहले 700 BC में आर्सेनियंस एंड बेबीलोन ने डेट पाम में फर्स्ट टाइम क्रॉसिंग करी थी। तो वो भी आप एक पॉइंट ध्यान में रख लेना। उसके बाद थॉमस फेयरचाइल्ड का ये फेमस जो क्रॉस है, थॉमस फेयरचाइल्ड ने डेवलप करा था फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा वर्ड दो तरह का वर्ड होता है। एक होता है इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है विदिन, यानी इंट्रा स्पेसिफिक अगर बोलते हैं तो वो दो स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के बीच में। यहाँ इंटर स्पेसिफिक है, यानी दो अलग अलग स्पीसीज। इंटर का क्या मतलब होता है? बिटवीन। तो दो अलग अलग स्पीसीज यहाँ देख लीजिए, एक है स्वीट विलियम और दूसरा है कार्नेशन। आपको यहाँ साइंटिफिक नेम भी याद रखना है। स्वीट विलियम का साइंटिफिक नेम क्या है? डाइएंथस बारबेटस। और कार्नेशन का साइंटिफिक नेम क्या है? डाइएंथस क्रायोफिलस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉस है, तो ये आपको 100% ध्यान रखना है। इसमें क्या ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये स्वीट विलियम जो है, इसको एक फीमेल पेरेंट की तरह यूज किया गया था और कार्नेशन को मेल पेरेंट की तरह। कोई भी क्रॉस बनाते हैं ना, कोई भी हम क्रॉस बनाते हैं तो पहले फीमेल को लिखते हैं और उसके बाद मेल को लिखते हैं। ये एक जनरल रूल है, आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ स्वीट विलियम को फीमेल की तरह यूज किया गया और कार्नेशन को मेल की तरह यूज किया गया है। थॉमस फेयरचाइल्ड 1977, ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है। अगला अपना इंपॉर्टेंट टर्म आता है प्रोजेनी टेस्ट। तो ये जॉन एंड शरीफ ने मिलकर दिया था इस कॉन्सेप्ट को। प्रोजेनी टेस्ट कॉन्सेप्ट को दिया था 1840 में। और क्या किया था उन्होंने? डेवलप करा था इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन इन सीरियल्स। ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डी विल्मोरिन 1856 में, ये एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इलेबोरेट करा था प्रोजेनी टेस्ट को। शुगर बीट में उन्होंने करके दिखाया था। तो डी विल्मोरिन का भी नाम आता है प्रोजेनी टेस्ट के लिए। बट जॉन एंड शरीफ ने कॉन्सेप्ट दिया था। अगर पूछे फर्स्ट टाइम द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेनी टेस्ट वाज गिवन बाय, तो जॉन एंड शरीफ। आगे हम देखते हैं अपना अगला पॉइंट, मेंडल साहब। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 1866 में मेंडल साहब ने दिया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। उनका पेपर पब्लिश हो गया था 66 में। किस जनरल में पेपर हुआ था वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि उनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। मेंडल साहब को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स दिए बोला जाता है। उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। किस पे काम कर रहे थे? गार्डन पी पे, जिसका कि साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सटाइवम। क्या है साइंटिफिक नेम? पाइसम सटाइवम। ओके। साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो सेपरेटली हम अंडरलाइन करते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। और जीनस को कैपिटल में लिखते हैं और स्पीसीज को स्मॉल में लिखते हैं। अगला हम सीक्वेंस हायरार्की के अकॉर्डिंग ही बढ़ते जा रहे हैं। एक फेमस नाम आता है रिम्पू, जो कि एक स्वीडन के साइंटिस्ट थे। इन्होंने इंटरजेनिक क्रॉस बनाया था ब्रेड व्हीट और राई के बीच क्रॉस करा के। ये क्रॉस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और किसने बनाया था? रिम्पू। फर्स्ट इंटरजेनिक क्रॉस। यहाँ इंटर वर्ड आ रहा है ना, यानी कि दो जेनेरा के बीच क्रॉस कराया गया है। ऑलरेडी समझा दिए हैं। तो ये दोनों क्रॉस बना के उनको मिला क्या? ट्रिटिकली बनाया उन्होंने, जिसे हम पहला मैनमेड सीरियल बोलते हैं। मैन मेड सीरियल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 3-3 स्टार लगा रहा हूँ, आप याद रखेंगे इसको। फिर 1900 में मेंडल के प्रिंसिपल्स की रीडिस्कवरी हुई। मेंडल के प्रिंसिपल्स की रीडिस्कवरी हुई। यहीं से एक्चुअल साइंस शुरू होता है जेनेटिक्स का। डिस्कवरी करी किसने थी? 3 साइंटिस्ट्स ने इंडिपेंडेंटली खोजा था। सबसे पहले है डी वेरिस, ये हॉलैंड के हैं। दूसरा है कॉरेंस, जर्मनी के। और तीसरे है तेस्मार्क, जो ऑस्ट्रिया के हैं। मेंडल भी ऑस्ट्रिया के ही हैं। अब हम जोहानसन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उन्होंने प्योर लाइन कॉन्सेप्ट दिया है और यह एक डेनिश बॉटनिस्ट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट प्योर लाइन कॉन्सेप्ट जोहानसन ने दिया है। और 1909 में इन्होंने टर्म दिया था जीनोटाइप फिनोटाइप।
इसी के साथ इन्होंने जीन टर्म भी दिया था 1900 में ही। तो 3 टर्म दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। और सल ने टर्म हेटेरोसिस दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएच सल एंड ईस्ट ने 1908 में इंडिपेंडेंटली प्रपोज किया है ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस ऑफ हेटेरोसिस। डोमिनेंस हाइपोथेसिस मेंडल साहब ने दिया था। डोमिनेंस आप जानते ही हैं, ओवर डोमिनेंस यानी जो सुपीरियर पेरेंट है ना, जो डोमिनेंट पेरेंट है, उससे भी ज़्यादा सुपीरियोरिटी प्रोजेनी में जब आ जाता है, उसी को हम बोलते हैं ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस। और उन्होंने ये दोनों ने किस क्रॉप का काम करते हुए दिया था? मेज क्रॉप पे काम कर रहे थे। जीएच सल एंड ईस्ट ने, जनरली आप याद रखते हैं, ईस्ट एंड सल ने दिया है ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस मेज क्रॉप पे। आगे अब हम हेटेरोसिस के बारे में, चूंकि टर्म आया तो थोड़ा सा उसके भी हिस्टोरिकल पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। हेटेरोसिस है क्या वो तो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हार्डी एंड विनबर्ग दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट्स हैं। उन्होंने हार्डी विनबर्ग लॉ दिया है पॉपुलेशन जेनेटिक्स के लिए। ये हेटेरोसिस से रिलेटेड नहीं है, बट हम हायरार्की में चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं सिक्वेंशियली, तो इसलिए पहले हमने ये पॉइंट बता दिया। उसके बाद है डेवेनपोर्ट साहब ने, सीबी डेवेनपोर्ट, इन्होंने प्रपोज किया था डोमिनेंस हाइपोथेसिस। डोमिनेंस हाइपोथेसिस दिया है डेवेनपोर्ट साहब ने। ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस किसने दिया है? सल एंड ईस्ट ने। आगे डेवेनपोर्ट साहब ने उसके बाद डोमिनेंस हाइपोथेसिस दिया, और फिर ब्रूस, केबले एंड पीवेल ने इस डोमिनेंस हाइपोथेसिस को इलेबोरेट करा था। अगर कभी आ जाए, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि 1908 में डोमिनेंस हाइपोथेसिस भी आया है, और 1908 में ही ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस भी आया है। और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हेटेरोसिस टर्म किसने दिया है? सल ने दिया है। कब दिया है? 1914 में दिया है। आगे हम देखते हैं 1917 में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जॉनसन के बारे में। उन्होंने 3 टर्म दिया था 1909 में। अब ये अलग साइंटिस्ट हैं, आप कंफ्यूज होते हैं बहुत बार, तो देख लीजिए स्पेलिंग में अलग है। जोहानसन ने दिया है जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, और ये जॉन्स की बात हो रही है, डीएफ जॉन्स। इन्होंने प्रपोज किया था डोमिनेंस ऑफ लिंक्ड जीन हाइपोथेसिस, और ये हाइपोथेसिस उन्होंने दिया क्यों था? हेटेरोसिस को एक्सप्लेन करने के लिए। और जॉन साहब ने ही फर्स्ट मैनमेड डबल क्रॉस बनाया था मेज में। डोमिनेंस हेटेरोसिस को एक बार आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस आया है, वो मेज क्रॉप में ही दिया गया है। उसके बाद फिर डेवेनपोर्ट ने डोमिनेंस हाइपोथेसिस दी, और फिर जोन्स साहब ने प्रपोज किया डोमिनेंस ऑफ लिंक्ड जीन हाइपोथेसिस, ये भी मेज। और उसके बाद फर्स्ट डबल क्रॉस हाइब्रिड बनाया गया मेज में। उसके अलावा जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी भी डेवलप करी गई मेज में ही हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को मेज में फर्स्ट टाइम यूज किया गया था हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसने किया? जॉन्स ने। जोहानसन नहीं है, ये जॉन्स है। आगे हम सिलेक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, और मैटिंग सिस्टम से रिलेटेड। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो जाते हैं ब्रीडिंग के लिए, क्योंकि कोई भी ब्रीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट ही होता है सिलेक्शन से। तो हम स्टार्ट करते हैं 1919 में। हे एंड गार्बर ने इनिशियल आइडिया दिया था रिकरेंट सिलेक्शन का, यानी कि हम सेम पेरेंट को बार बार यूज़ करते हैं, एक पेरेंट को, ताकि हम उस पेरेंट का कंप्लीट जीनोटाइप मेंटेन कर सकें। यानी आप दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं जेनेटिक नॉइज को हटाने के लिए। आगे हम देखते हैं, इन्हीं हे एंड गार्बर साहब ने ही सजेस्ट किया था सिंथेटिक वैरायटी। सिंथेटिक वैरायटी का यूज किस क्रॉप में? मेज में। और सिंथेटिक वैरायटी का यूज क्यों? कमर्शियल लेवल पे। कमर्शियल लेवल पे सीड प्रोडक्शन करने के लिए उन्होंने बताया कि सिंथेटिक वैरायटी का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर सेवाल राइट, जो कि एक इंग्लिश के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 5 सिस्टम ऑफ मैटिंग दी। कौन कौन सी है वो 5 सिस्टम ऑफ मैटिंग? और अगेन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यार इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहला है रैंडम, दूसरा है जेनेटिक असॉर्टिव, तीसरा है फिनोटिपिक असॉर्टिव, चौथा है जेनेटिक डिसोसिएटिव, और चौथा है फिनोटिपिक डिसोसिएटिव। तो पहला तो रैंडम है, सिंपल, और उसके बाद आपको बस 2 वर्ड्स याद रख लेने हैं, एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव। एसोसिएटिव में जेनेटिक और फिनोटिपिक दोनों है, फिर डिसोसिएटिव में भी जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों है। फिर ईस्ट एंड मैंगलेस ड्वार्फ साहब ने फर्स्ट डिस्कवर करा था जीनोटिपिक सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। और कौन से क्रॉप में डिस्कवर किया था? निकोटियाना सैंड्रेना में फर्स्ट डिस्कवर किया था जीनोटिपिक सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। और कौन से क्रॉप में डिस्कवर किया था? तो निकोटियाना सैंड्रेना में। अगला इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है स्टेडलर। हम जनरली एक्सरे या फिर म्यूटेशन सुनते हैं, मुलर साहब का नाम आता है दिमाग में,
बट उनसे पहले 1928 में स्टेडलर ने एक्सरे का यूज करके म्यूटेशन इंड्यूस किया था क्रॉप प्लांट्स में। तो एक्सरे का यूज फर्स्ट टाइम किसने करा था? स्टेडलर ने, और वो एक यूएस के साइंटिस्ट हैं। आगे हम देखते हैं ब्रीडिंग टूल्स, ये बस नॉर्मल नाम दिया गया है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ डिस्कस करने हैं हमें। 1926 में एन.आई. वैविलॉव, जो कि एक रसिया के जेनेटिसिस्ट थे। वैविलॉव का थोड़ा सा हिस्ट्री भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो थोड़ा देख लीजिएगा वो कौन से इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे और कैसे, वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी। बट चूंकि हम केवल हिस्टोरिकल फैक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं तो वो यहाँ पे करेंगे तो लेक्चर का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ के पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि वैविलॉव ने 8 मेन सेंटर दिए हैं और 3 सब सेंटर दिए हैं क्रॉप डाइवर्सिटी से रिलेटेड, यानी सेंटर ऑफ ओरिजिन से रिलेटेड। तो ये 8 मेन सेंटर और 3 सब सेंटर जो हैं उनके नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्पेशली 8 मेन सेंटर जो उन्होंने दिए हैं वो आपको याद होना चाहिए कौन कौन सा है। उसके बाद उन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी दिया जिसे हम बोलते हैं पैरेलल सीरीज ऑफ वेरिएशन। उसी का दूसरा नाम है होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन या फिर लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो ये एन.आई. वैविलॉव भी एक ब्रीडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हो जाते हैं। अगला हम देखते हैं आगे 1935 में नागौर साहब ने प्रपोज किया था ओरिजिन किसका? टेट्राप्लॉइड ब्रासिका स्पीसीज का, और एक उन्होंने एक ट्रायंगल का यूज करके इसको समझाया था जिसे हम यूज ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। एक बार इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं। बस नाम ही है तो इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं उसको। इस ट्रायंगल को हम जूम करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया ब्रासिका रापा, और छोटा कर लेते हैं पेन को, ब्रासिका रापा। इसमें जीन्स क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें ए प्रेजेंट होता है और क्रोमोसोम नंबर टोटल 10 होते हैं इसमें क्रोमोसोम। अगला है ब्रासिका नाइग्रा, ब्रासिका नाइग्रा, और ब्रासिका ओलेरेसिया। आप देख लेना ब्रासिका ओलेरेसिया। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ है ब्रासिका रापा, ब्रासिका निग्रा, ब्रासिका ओलेरेसिया। ठीक है, यहाँ क्रोमोसोम्स जो है उस ऑर्गेनिज्म में वो है ए, और इसके अंदर है सी, क्रोमोसोम नंबर 9 होता है इसमें, और इसमें है बी, क्रोमोसोम नंबर 8 होता है। तो क्लियर है, 8, 9, 10 याद करने में आपको आसानी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उन्होंने बताया कि ब्रासिका रापा और ब्रासिका ओलेरेसिया का क्रॉस कराने से हमको मिला है ब्रासिका नेपस, ब्रासिका नेपस। तो ये ए और सी को क्रॉस करवा रहे हैं, तो इसका क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? ए सी, और टोटल कितना हो जाएगा? ये 10 है, ये 9 है, तो हो जाएगा 19। समझ आ रहा होगा आपको। फिर हम एक बार नीचे देखते हैं, ब्रासिका निग्रा और ब्रासिका ओलारेसिया, इन दोनों को हम क्रॉस करवाते हैं तो उससे हमको मिलता है ब्रासिका कैरिनेटा, ब्रासिका कैरिनेटा। और इसका क्रोमोसोम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्या रहेगा? बी सी। ये 8 है, ये 9 है, तो कितना हो जाएगा? 17। समझ आ रहा होगा आपको। एक और बच गया ब्रासिका रापा और ब्रासिका निग्रा, तो इन दोनों का क्रॉस कराते हैं तो हमको मिलता है ब्रासिका जुन्सिया, और इसका क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? ए और बी हो जाएगा, और टोटल कितना है? 10 और 8 18। इसीलिए इसको बोला जाता है यूज ट्रायंगल या फिर ब्रासिका ट्रायंगल। ब्रासिका स्पीसीज की ओरिजिन कैसे कैसे हुई है वो क्लियरली उन्होंने समझाया था। हम अपना अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। 1937 में हैरिंगटन ने प्रपोज किया था मास पेडिग्री मेथड। पेडिग्री मेथड का ये एक मॉडिफिकेशन है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हैरिंगटन साहब का नाम, कि मास पेडिग्री मेथड किसने दिया है? तो हैरिंगटन ने दिया है। गॉल्डन ने क्या किया है? फर्स्ट सजेस्टेड सिंगल सीड डिसेंडेंट मेथड फॉर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। गॉल्डन ने एसएसडी मेथड बताया सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए। और थोड़ा सा हायरार्की को तोड़ते हुए हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं कि एसएसडी मेथड जो है 1995 में ग्रैफस ने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था ओट्स में। ग्रैफस नाम के साइंटिस्ट ने 1965 में फर्स्ट टाइम अप्लाई किया सिंगल सीड डिसेंडेंट मेथड को, कौन से क्रॉप में? ओट्स में। और फर्स्ट टाइम इस मेथड को सजेस्ट किसने किया था? गॉल्डन ने। रिकरेंट सिलेक्शन से रिलेटेड हम 3 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इस पीपीटी में जितने पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं ये सारे वही पॉइंट हैं जो बार बार रिपीट होते हैं सेवरल एग्जाम्स में, चाहे वो जेआरएफ का एग्जाम हो या फिर कोई भी स्टेट एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर एएसआरबी नेट में भी रिपीट होते हैं। तो 1940 में जेंकिंस ने डिस्क्राइब किया था प्रोसीड्योर रिकरेंट सिलेक्शन का, स्टेडलर ने प्रपोज किया था गैमेटिक सिलेक्शन, और हल साहब ने टर्म दिया था रिकरेंट सिलेक्शन।
ये इंपॉर्टेंट है, टर्म किसने दिया था? रिकरेंट सिलेक्शन तो हल ने दिया था। और स्टेडलर ने जो गैमेट सिलेक्शन दिया था वो यूज किया गया था मेज के इनब्रीड्स के इम्प्रूवमेंट में। आगे हम एक पॉइंट देख लेते हैं, नहीं पहले ये देख लो 1951 हायरार्की को हम कंटिन्यू रखेंगे। पेंटर ने 3 मैकेनिज्म दिए थे इंसेक्ट रेसिस्टेंस के। पहला तो है नॉन प्रेफरेंस, अगर इंसेक्ट किसी क्रॉप को प्रीफर ही नहीं करेगा तो उस पर फीड नहीं करेगा। दूसरा है एंटीबायोसिस और तीसरा है टॉलरेंस, अगर क्रॉप टॉलरेंट ही हो जाएगा तो ज़्यादा उसके यील्ड में लॉस नहीं होगा। इंसेक्ट भी उस पर फीड करेगा बट यील्ड को भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। आगे हम देखते हैं 1953 में मैटलर ने कॉन्सेप्ट दिया था डिस्क्रिप्टिव सिलेक्शन का। कौन सा सिलेक्शन? डिस्क्रिप्टिव सिलेक्शन। आगे देखते हैं हम रेसिस्टेंस, रिवोल्यूशन एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो 1952-53 के टाइम पे जॉनसन ने और बारलॉग इन दोनों ने मिलकर डेवलप करे थे मल्टी लाइन। कौन से क्रॉप में? ओट्स में और वीट्स में। सेवरल मल्टी लाइन्स बनाए थे उन्होंने 52 से 53 के बीच। और H.H. फ्लोर ने डेवलप करा था जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। और इसी से रिलेटेड होता है दो कॉन्सेप्ट, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस। तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वेंडर प्लैंक ने। और जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस किसने दिया? फ्लोर ने दिया। जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस किस में दिया था? फ्लैक्सीड रस्ट में, यानी कि फ्लैक्स क्रॉप में जो फ्लैक्सीड रस्ट होता है उसमें ये जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस उन्होंने दिया था, उसकी स्टडी कर रहे थे वो। और फ्लैक्सीड रस्ट का साइंटिफिक नेम भी आपसे पूछ लिया जाता है कि ये फ्लैक्सीड रस्ट जो है वो किससे कॉज होता है, तो मेलेम्पसोरा लीनी नाम के ऑर्गेनिज्म से ये कॉज होता है। और थोड़ा सा हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस देख लेते हैं। वर्टिकल रेसिस्टेंस यानी एक या दो स्ट्रेन से रेसिस्टेंस देते हैं, और यहाँ मल्टीपल स्ट्रेन्स ऑफ पैथोजन से रेसिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस। फिर अपना एक पीवीआई कॉन्सेप्ट आ जाता है कि नॉर्मन बारलॉग ने डेवलप किया था हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वीट वैरायटीज़। हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वीट वैरायटीज़, और इसी की वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया अपना। क्या आया? ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के मतलब वर्ल्ड में फादर हो गए नॉर्मन बारलॉग, और इसी ग्रीन रिवॉल्यूशन के इंडिया में फादर हो गए एम एस स्वामीनाथन। फिर 1968 में डोनाल्ड ने डेवलप करा था क्रॉप आइडियोटाइप का कॉन्सेप्ट। जहाँ ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ हम ईयर को अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं, जहाँ हम ईयर को भी हाईलाइट कर रहे हैं तो वहाँ से ईयर भी पूछे जाते हैं। आगे हम देखते हैं डोनाल्ड का हमने देख लिया, क्रॉप आइडियोटाइप कॉन्सेप्ट दिया था उसने, किस क्रॉप में दिया था? वीट क्रॉप में दिया था। फिर एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आते हैं फ्रेले, जिन्होंने फर्स्ट ट्रांसजेनिक बनाया था। ट्रांसजेनिक यानी कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप। तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक किस में बनाया था उन्होंने? टोबैको में बनाया था। फ्रेले साइंटिस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक किस क्रॉप में बनाया गया था? तो टोबैको में बनाया गया था। दो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, एक तो होता है ट्रांसजेनिक और एक होता है सिसजेनिक। अगर सिस यानी कि सेम ऑर्गेनिजम्स के जीन के अंदर एडिटिंग करी जा रही है तो वो सिसजेनिक हो गया, और किसी और ऑर्गेनिज्म से हम जीन यूज कर रहे हैं, जीन ला रहे हैं, तो उसको हम ट्रांसजेनिक बोलते हैं। आगे हम देखते हैं मॉन्सेंटो कंपनी के बारे में थोड़ा सा। 1997 में यह मॉन्सेंटो कंपनी ने टर्मिनेटर जीन को आइडेंटिफाई किया। 1998 में ट्रेटर जीन को आइडेंटिफाई किया। अब ये टर्मिनेटर और ट्रेटर क्या है हम आगे के लेक्चर्स में डिटेल में देखेंगे, यहाँ बस हम हिस्टोरिकल पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो 97 में पहले टर्मिनेटर डिस्कवर किया गया और उसके अगले साल 98 में ट्रेटर खोजा गया। और इसी माइसेंटो कंपनी में 2002 में 3 बीटी कॉटन हाइब्रिड्स रिलीज करे, MECH12, MECH162 और MECH184। ये गलती से 2 बार टाइप हो गया है। तो ये 3 वेराइटीज़ उन्होंने रिलीज करी थी इंडिया के लिए। 7-8 स्टेट्स थे उनके लिए ये वेराइटी रिलीज करी गई थी, जिसमें डोमिनेंट था गुजरात। आगे हम देखते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप फाउंडेशन एग्री क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और एग्रीकल्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस नॉलेज का बेनिफिट उठा सकें। और इसी तरह से ब्रीडिंग और एग्रीकल्चर के रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए आप हमारे अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी जुड़ सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे भी हम हैं, टेलीग्राम पे भी हैं, व्हाट्सअप ग्रुप पे भी हैं। सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ तक तो हमने वर्ल्ड हिस्ट्री डिस्कस कर ली, और इस डिस्कशन से बाहर रेयरली ही कोई क्वेश्चन जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। अब हम कुछ इंडिया के स्पेसिफिक ब्रीडर्स की बात कर लेते हैं। क्योंकि हम इंडिया के हैं तो हमको इंडिया के साइंटिस्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट का नाम आता है
वो है टी.एस. वेंकटरमन। यह एक शुगर केन ब्रीडर है। वेंकटरमन एक शुगर केन ब्रीडर है और इन्होंने ट्रांसफॉर्म करा था थिक स्टेम एंड हाई शुगर फ्रॉम ट्रॉपिकल नोबल केन टू नॉर्थ इंडियन केन। ट्रॉपिकल नोबल केन इसे हम सैक्रम ऑफिसिनेरम बोलते हैं। उसकी जो क्वालिटीज़ थी उन्होंने नॉर्थ इंडियन केन्स में ट्रांसफ़र करी थी और इसी ट्रांसफ़र के प्रोसेस को हम बोलते हैं नोबलाइजेशन ऑफ शुगर केन या फिर नोबलाइजेशन ऑफ इंडियन केन। और यह वेंकटरमन साहब जो हैं वो डायरेक्टर हैं शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो कि कोयम्बटूर में लोकेटेड है उसके। फिर बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है डॉक्टर बीपी पाल। यह एक वीट ब्रीडर हैं। इन्होंने सुपीरियर डिजीज रेसिस्टेंट नॉन पैथोजेनिक वैरायटी बनाई थी वीट की। और उससे भी ज़्यादा ये इस पॉइंट के लिए इनसे क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे ये आईसीआर के। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आईसीएआर के। अगला है एमएस स्वामीनाथन। हर कोई जानता है यह एक फेमस प्लांट ब्रीडर हैं। एमएस स्वामीनाथन लाइब्रेरी अभी भी है आईआरआई दिल्ली की फेमस लाइब्रेरी। ये रिस्पॉन्सिबल थे ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया के लिए। ये तो एक पॉइंट है सभी को पता है। इसके अलावा हम थोड़ा सा और इनसे रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। एमएस स्वामीनाथन जो है उन्होंने टर्म प्लस कॉन्सेप्ट दोनों दिया है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का। तो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन हो गए? एमएस स्वामीनाथन हो गए। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बारलॉग। इन्होंने हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वेराइटीज बनाई है वीट और राइस में और यह डायरेक्टर जनरल थे आईआरआई के एंड लेटर डीजी बने आईआरआरआई इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस के। आगे हम देखते हैं पुष्कर नाथ एक बहुत ही फेमस पोटैटो ब्रीडर हैं। इन्होंने डेवलप करी हैं सेवरल हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ पोटैटो और यह डायरेक्टर हैं सीपीआरआई के यानी कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि शिमला में लोकेटेड है। अगला इंपॉर्टेंट नाम है एनजीपी राव साहब। यह एक सॉरगम ब्रीडर थे और सॉरगम ब्रीडर हैं तो इन्होंने सॉरगम के हाई यील्डिंग ग्रेन्स बनाए हैं। आई मीन ग्रेन सॉरगम के बहुत सारी हाई यील्डिंग वैरायटीज बनाई हैं। अगला है अपने के रामिया जो कि एक राइस ब्रीडर हैं। इन्होंने बहुत सारे राइस की वैरायटीज़ बनाई हैं और यह डायरेक्टर हैं सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कटक में लोकेटेड है उसके। तो ये एक राइस ब्रीडर हैं। अगले हैं रामधान सिंह। रामधान सिंह जो है वो एक इनबॉर्न प्लांट ब्रीडर हैं और इन्होंने डेवलप करी थी सुपीरियर वीट वैरायटीज़ इन पंजाब और इनका जो सबसे फेमस वैरायटी है वह है C591। इससे क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में इसलिए इसको अलग से हाईलाइट किया जा रहा है कि रामधान सिंह ने एक फेमस वैरायटी कौन सी बनाई थी? C591। अगले इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम है DS अथवल। यह एक पर्ल मिलेट ब्रीडर हैं। तो इन्होंने सुपीरियर वैरायटी बनाई है पर्ल मिलेट में जिसे कि हम कॉमनली बाजरा के नाम से जानते हैं और ये वर्क कर रहे थे PAU लुधियाना में जो कि लोकेटेड है पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना वहाँ पे। अगले इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम आता है वोसेन जो कि एक मेज़ ब्रीडर है और इन्होंने उत्तराखंड के हिली रीजन्स के लिए बहुत सारी मेज़ वैराइटीज़ बनाई है। अगला है धर्मपाल सिंह जो कि एक ऑयल सीड ब्रीडर हैं। तो इन्होंने रैपसीड एंड मस्टर्ड की सेवरल वैराइटीज़ बना के रिलीज करी हैं इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सीटी पटेल का नाम। सीटी पटेल जो है वो एक कॉटन ब्रीडर हैं और वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड बनाया गया था 1970 में। वर्ल्ड का पहला, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का पहला कॉटन हाइब्रिड एक इंडियन साइंटिस्ट ने बनाया 1970 में और इनको फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन बोला जाता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन चाहे वो इंडिया का पूछे या वर्ल्ड का पूछे आंसर जाएगा सीटी पटेल। कॉटन पे बहुत काम किया है इन्होंने। अगले एक कॉटन ब्रीडर हैं वी शांता नाम। ये भी एक कॉटन ब्रीडर हैं और इन्होंने हाई यील्डिंग अपलैंड एंड इजिप्टियन कॉटन की बहुत सारी वैरायटीज़ बनाई हैं। तो अपना लेक्चर कंप्लीट होता है। एक बार हम एक रिकैप ले लेते हैं एक हिस्टोरिकल पॉइंट्स से हमको क्या सीखना है, क्या समझना है और क्या हमारे दिमाग में रहना चाहिए हमेशा। इन सिंपल प्लांट ब्रीडिंग की जर्नी कैसी रही है हिस्ट्री से अभी तक। तो अर्ली हाइब्रिड्स और सिलेक्शन में हम 2-3 नाम देखते हैं। फेयरचाइल्ड का क्रॉस देखा हमने, प्रोजेनी टेस्ट किसने डिस्कवर करी थी वो हमने डिस्कस करी, सेकंड पॉइंट यही था अपना। उसके बाद मेंडल के प्रिंसिपल्स जब रीडिस्कवर किए गए यानी कि 1900 में जब रीडिस्कवर किए गए तभी से साइंस ऑफ जेनेटिक्स यानी जेनेटिक्स
को एक्चुअल साइंस के रूप में हम समझने लगे। उसके बाद हमने प्योर लाइन, जीनोटाइप, हेट्रोसिस थ्योरीज देखी, बहुत सारी हेट्रोसिस से रिलेटेड बहुत साइंटिस्ट के नाम देखे हमने। फिर हमने ब्रीडिंग मेथड्स जैसे कि रिकरेंट सिलेक्शन किसने दिया, एसएसडी किसने दिया, और म्यूटेशन में मैंने बताया कि मूलर नहीं आना चाहिए दिमाग में, पहले साइंटिस्ट कोई और हैं। रेसिस्टेंस ब्रीडिंग, जो कि 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस करें। फिर हमने देखा ग्रीन रिवोल्यूशन, आइडियोटाइप और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस करी। और इंडिया में भी शुगर केन का नोबेलाइजेशन, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ किसने बनाई, हाइब्रिड कॉटन किसने बनाया, वो सब हमने डिस्कस किया। तो ये सभी चीज़ें इसी तरह से आपके दिमाग में होनी चाहिए। आगे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमने क्या क्या टर्म को हमने डिस्कस करा है, इन कॉन्सेप्ट्स को हमने नहीं समझाया, बट उनसे रिलेटेड साइंटिस्ट्स का नाम हमको पता है। प्रोजेनी टेस्ट, प्योर लाइन, जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये जॉनसन ने दिया था। हेट्रोसिस, सारे हाइपोथेसिस, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये टर्म किसने दिया, टर्म हेट्रोसिस किसने दिया। उसके बाद हमने हार्डी विनबर्ग के लॉ को भी देखा, रिकरेंट सिलेक्शन और सिंगल सीड डिसेंडेंट मेथड, पेडिग्री मेथड का मॉडिफिकेशन भी हमने देखा, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस भी देखा, किस क्रॉप में था वो भी देखा, ग्रीन रिवोल्यूशन, क्रॉप आइडियोटाइप, नोबलाइजेशन, बीटी कॉटन, ट्रेन टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी मॉन्सेंटो कंपनी की। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन कौन से साइंटिस्ट, इस ऑल्दो उसमें जितने डिस्कस करे गए हैं सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस उसमें भी कुछ फेमस साइंटिस्ट की नहीं सर और भी कम कर दो। तो मेंडल का वर्क आपको पता होना चाहिए अच्छे से, जोहानसन ने क्या क्या डिस्कवर किया, सल, वेविलॉव, बारलॉग, फ्लोर, इंडिया में वेंकट रमन, स्वामीनाथन और सीटी पटेल। इतना कम से कम आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। तो इसी के साथ अपना ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर लर्निंग विथ अस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फाउंडेशन एग्री क्लासेस को, ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव एग्रीकल्चर रिलेटेड कंटेंट मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग, बाय।